will be studying about types of solutions. So here we go. So solution, solute, solvent, and here are some examples for them. So let's start now. Number one, if your solution is solid, that means it looks like solid, then in that case solid can be your solute. Like I'll be telling you different possibilities. Solvent is again the solid. So examples are alloys, यानी कि जब दो सॉलिड कंबाइन करके जो सोल्यूशन बनाते हैं वो भी आपका सॉलिड ही है, तो ये उसका एग्जांपल है. एलॉयज इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो सोल्यूशन है वो भी सॉलिड है, सॉल्यूट आपका लिक्विड है, एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एमलगम. सो हेयर ऑल्सो द सेम सिनेरियो इज़ देयर. जो भी आपका यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा यानी सॉलिड, तो आप देखेंगे कि सोल्यूशन का भी जो फेज़ है वो भी आपका सॉलिड ही आ रहा है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अगेन सॉलिड. सो सॉल्यूट इज़ योर गैस एंड सॉल्वेंट इज़ योर अगेन सॉलिड. सो एग्जाम्पल, जो डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं हमारी, डिज़ोल्व्ड गैस इन मिक्सचर, जो गैसेस को हम सॉलिड में डिज़ोल्व करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अब आपका जो सोल्यूशन है दैट इज़ लिक्विड. तो उसके केस में सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकते हैं, देन सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट का फेज़ रहता है वही आपका सोल्यूशन का फेज़ रहेगा. नाउ सॉल्ट इन वाटर, दिस इज़ द एग्जाम्पल विच एवरी वन इज़ फेमिलियर. Next we have fifth one, that is liquid again. So the possibility is your solute can be liquid and your solvent can be liquid. So this is like alcohol in water. Then next we have sixth one, that is liquid. So gas in liquid. दैट मीन्स जब गैस को हम लिक्विड में मिलाते हैं, जैसे कि CO2 डिज़ोल्व होती है लिक्विड्स के अंदर, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं. सो एरिएटेड ड्रिंक्स. नाउ गैस, सो हेयर द सॉल्यूट इज सॉलिड एंड योर सॉल्वेंट इज गैस. तो देखो यहाँ पर भी क्या है, गैस आपका सॉल्वेंट है, तो आपका जो सोल्यूशन का फेज़ रहेगा वो भी आपका गैसियस स्टेट में ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कैम्फर इज़ देयर. कैम्फर को हम N2 गैस में डालते हैं, तो जो आपका जो मिक्सचर बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, गैसियस स्टेट में दिखेगा आपको. नाउ अगेन गैस, सो हेयर सॉल्यूट इज़ लिक्विड एंड योर सॉल्वेंट इज़ गैस. सो दिस इज़ लाइक ह्यूमिडिटी इन एयर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. आप एयर में देखेंगे छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट वी हैव द नाइन्थ वन, दैट इज़ अगेन द गैस. सो हेयर ऑब्वियसली सॉल्वेंट हैज़ टू बी गैस एंड हेयर सॉल्यूट इज़ ऑल्सो गैस. सो दैट इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हमारी एयर है जो कि क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है, जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं. सो आई कैन राइट एयर. So now moving on to the next part. So today we are going to start with a new topic, that is concentration of solutions. Concentration of solution. See, concentration is going to tell us about the composition of any solution. So basically, composition of any solution can be described by
expressing its concentration, यानी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में. सो देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट दैट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड quantitatively as well as can be expressed quantitatively and qualitatively. So what is quantitatively and qualitatively? Let me explain first. क्वालिटेटिवली का मतलब होता है जब भी हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं दैट द सोल्यूशन इज़ डाइल्यूट और इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि कितना उसके अंदर प्रेजेंट है. सिंपली वी से डाइल्यूट यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, वी से कॉन्सेंट्रेटेड दैट मीन्स सॉल्यूट इज़ मोर. तो जब हम ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिवली. बट क्वांटिटेटिवली में वी नीड टू मेंशन एग्जैक्टली like what amount is present. Okay, mention exactly. So let's explain how it is going to work out. See, concentration terms. concentration terms के अंदर आता है हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स. वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स का मतलब ये है जिनके अंदर वॉल्यूम का यूज़ हो रहा होता है. सो वी हैव 4 ऑफ देम, दैट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस: V by V percent, W by V percent. Then we have molarity. Then we have normality. Okay. सो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो जितनी भी हमारे पास रहती हैं इनके अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो होंगी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी. यानी कि किस पर डिपेंड करेंगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी. यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इनकी वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी. यानी मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज एज टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द मास रिलेटेड concentration terms. जितनी भी मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं ये हमारे पास क्या रहती हैं? ये होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. कहने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है. नंबर 1, परसेंटेज मास, वेट बाय वेट भी बोलते हैं इसको. सो यू कैन सिंपली राइट W by W. देन वी हैव मोल फ्रैक्शन. देन वी हैव मोलालिटी. देन वी हैव पार्ट्स पर मिलियन और वी कैन से पार्ट्स पर बिलियन. सो अब एक एक करके मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी. So here we go with the first one, that is molarity. Molarity क्या होता है? See, सबसे पहले it is represented by capital M, क्योंकि जो मोलालिटी है वो छोटे m से रिप्रेजेंट होती है यानी स्मॉल m से. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. नाउ द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मीन्स अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम अगर गिवन होगी, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन इन मिलीलीटर्स, तो आपको न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करना रहेगा किससे? 1000 से.
वॉल्यूम अगर आपका ml है और यहाँ पर आ गए आपके नंबर ऑफ़ मोल्स। सो n आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स। और नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ़ मोल्स होता है आपका गिवन वेट, यानी कि जितना भी वेट हम लेते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और you can say molar mass. Now V refers to the volume of solution. Volume of solution. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मोलालिटी निकालते हैं तो वहाँ पे हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, तो ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम, सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी. नाउ व्हाट इज़ नॉर्मैलिटी? सी, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास. सबसे पहले लेट मी टेल यू, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. उसके बाद नॉर्मैलिटी इज़ कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला विच इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by volume of the solution, again in liters. Now see, सबसे पहले आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है. जनरली बच्चे इसको नंबर ऑफ मोल्स ही समझ लेते, तो ऐसा नहीं है. लेट मी टेल यू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है हमारे पास गिवन वेट divided by equivalent weight. सो अब क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. सो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस n. सो n इज n फैक्टर जो कि डिफरेंट होगा फॉर एनी एसिड और एनी बेस. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ दैट. n बेसिकली स्टैंड करता है, इट रिप्रेजेंट्स बेसिसिटी और एसिडिटी. सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल वी हैव एसिडिटी. सो एसिडिटी होता है यूज़ किसके लिए, जब हम बेसिस की बात कर रहे होते हैं. सो एसिडिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस ग्रुप्स इन अ बेसिक कंपाउंड. ओके, सो हेयर सी NaOH है, इसमें से आप कितने OH निकाल सकते हो, 1. सो N की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1. देन सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ देयर विद अस, इसमें से यू कैन टेक आउट 2 OH आयंस, देन N विल बी इक्वल टू 2. देन वी हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो हेयर 3 OH ions are replaceable, that means we can replace them. So N की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3. ओके, सो इसका मतलब NaOH की एसिडिटी कितनी हुई 1, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी हुई 2, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी हुई 3. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बेसिसिटी. बेसिसिटी वर्ड यूज़ होता है जनरली एसिड्स के लिए. इसका मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ आयनाइजेबल
hydrogen, that is H positive ions. So let me give you one example. Suppose we have HCl, we have H2SO4, we have CH3COOH, that is acetic acid, then we have oxalic acid. Now see, here in case of HCl, N will be 1 because HCl में से सिर्फ एक ही H निकल सकता है, सो जो इसका N फैक्टर होगा, जो इसकी बेसिसिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1. H2SO4 में से 2 H निकल सकते हैं, तो यहाँ पर जो N हो जाएगा वो हो जाएगा 2. Now in case of acetic acid, one of the H's that is available for ionization, so N will be equal to 1, but यहाँ पे I can see 2 H are there, so here N will become 2. पर हर बार ऐसा नहीं होता है. when you will be like studying P block and you will be studying what phosphoric acid and many other oxo acids of phosphorus, तो जितने H हमें कंपाउंड में दिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे H आयनाइज हो जाएंगे. उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि आयनाइजेबल स्टेट में होते हैं. तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप कभी एंट्रेंस में सिर्फ आप देखो और जितने एच आपको दिखाई दे रहे हैं आप उतने एच को रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं होता है. सो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर. इवेंचुअली आई विल बी टीचिंग यू दैट इन विच पर्टिकुलर कंपाउंड हाउ मेनी एच आर आयनाइजेबल. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. समटाइम्स क्या होता है कि आपको ना ऐसा, जैसे कि NaCl बोल दिया, NaCl को डिज़ोल्व किया गया, NaCl इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट. उस केस में हम क्या करते हैं, हम चार्ज लेते हैं. जैसे कि NaCl एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, तो एक Na के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज. तो Cl पर कितना चार्ज है, Cl नेगेटिव, यानी 1 नेगेटिव चार्ज. तो इसके केस में N की वैल्यू हो जाएगी 1. BaCl2, यहाँ पे देखिए Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. यहाँ पे हमें एक सिंगल चार्ज कैलकुलेट नहीं करना होता है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेरियम के अंदर व्हाट वी हैव इज there are total 2 positive charge, whereas in case of chlorine, 1 chlorine is carrying 1 negative charge. एक क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल चार्ज ऑन लाइक क्लोरीन कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल क्लोरीन कितने हैं और टोटल चार्ज कितना बन रहा है, तो वो हो जाएगा -2, जिसकी वजह से N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2. So that's how it works. Now we have H2SO4. तो H2SO4 में देखो ध्यान से क्या रहता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका N का वैल्यू 2 आना है. पर देखिए 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस विल बी देयर. सो यहाँ पर एक H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमारे पास 2H पॉजिटिव आर देयर, सो इट विल बी +2 and this will be -2. So N will become 2. So this is what we need to learn, that how this N comes. This is for normality. Okay. Now moving on to the next part. Sometimes what happens is कुछ reactions हो रही होती हैं, तो जब reaction होती है तो oxidation state जो है वो change हो जाता है. So change in oxidation state. तो इसके केस में क्या रहता है, एग्जाम्पल देखो. in KMnO4, अभी जैसे जैसे विल प्रोसीड हम P ब्लॉक पढ़ेंगे, ऑल्दो P ब्लॉक हैज़ बीन डिलीटेड, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एग्जाम. इन बेसिक मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है मैंगनीज की, वो रहती है +1. इन एसिडिक मीडियम में इट इज़ +5. इन न्यूट्रल मीडियम इट इज़ +3. तो जब भी अगर वो बात करें बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 1. एसिडिक मीडियम में बात करें तो N की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पर इट विल बिकम 3. यानी कि जब आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपको मीडियम दिया हुआ है उसके हिसाब से आपकी N की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे. सो molecular mass divided by N.
ओके, तो n आपको मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी कैसे निकलेगा, और मॉलिक्यूलर मास आपको जैसे 10th में सिखाया जाता है, जैसे सपोज H2O है तो 2H का मास आप लेंगे, प्लस आपको ऑक्सीजन का मास लेना है, दैट इज 16 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 18 ग्राम. सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट फॉर टुडे इज मोलैलिटी. ये जो 3 मैंने अभी आज आपको कराए हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्मॉल m मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. जब आपको मोलैरिटी पढ़ाया था मैंने तब वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट हो रहा था, ये आपका स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है. इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो न्यूमरेटर में सेम यूज़ हो रहा था मोलैरिटी के लिए भी, नॉर्मैलिटी के लिए भी, और आपका मोलैलिटी के लिए भी. बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होता है नीचे, दैट इज़ इन द डिनोमिनेटर्स आप मोलैरिटी में यूज़ कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, बट यहाँ पर आपको यूज़ करना है क्या, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज़ इन kg. किसका, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का नहीं. सर जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपको यहाँ पे वेट देते हैं सॉल्यूशन का. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसमें से सॉल्यूट का मास हटा दें. ओके, नाउ वन मोर थिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ये आपको किस में गिवन है, ग्राम्स में गिवन है, जनरली ग्राम्स में ही दिया रहता है, तो आपको क्या करना रहेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसे प्लीज़ मत भूलिएगा. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नोट. सो दिस इज़ योर मोलैलिटी. एक क्वेश्चन आता है जो कि यू नो इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू नीड टू नोट, दैट इज़ व्हाई मोलैलिटी is preferred over molarity. यानी कि मोलैलिटी कहते हैं कि मोलैलिटी इज़ मोर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ मोलैरिटी. अब मोलैलिटी में आंसर दो तो ज़्यादा बेहतर है रादर देन मोलैरिटी में. सो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मोलैरिटी होती है ना, दैट इज़ कैपिटल M वाली, ये क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बदलेगा इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, तो हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है. ठीक है, सो चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. ओके, लेकिन हमारे पास जो मोलैरिटी होती है, सॉरी दैट इज़ मोलैलिटी होती है, दैट इज स्मॉल m, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. इंडिपेंडेंट होने कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज होगी. जो भी वैल्यू है इसकी, चाहे तो वो 100 डिग्रीज़ पर लीजिए चाहे आप 0 डिग्रीज़ पर लीजिए, इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है. वैल्यू, इट्स वैल्यू does not change with change in temperature. So that's all for today, and tomorrow I'm going to teach you the other concentration terms like mole fraction and rest of the other things. So thank you, please like and subscribe. Thanks for watching.